सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री रिवीजन बैच। आज के लेक्चर हम लोग करेंगे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दैट इज़ राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में हम GDP NDP ये सारे DP पढ़ते हैं, ठीक है, पर्सनल इनकम, जिससे कि क्वेश्चन भी आया था इस बार आपके CGL मेंस में। वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग आज इवनिंग में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैं आपको पहली बात तो 3 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊँगा फॉर द CGL। ये स्ट्रैटेजी फॉर श्योर जो स्टेनो का एग्जाम है उसके बाद उसके लिए भी वैलिड रहेगी, बट मेन हम यहाँ पे टारगेट करेंगे CGL को। एंड साथ ही साथ रिगार्डिंग PYQ सीरीज पार्ट 4 एंड न्यू बैच, ये सारी चीज़ें आपको आज इवनिंग में पता चलेंगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, मेजर्स एंड एग्रीगेट्स। देखो, जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, इसको एग्रीगेट का मतलब है इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ध्यान रखना है, इसके टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 8 कौन कौन से? GDP, GNP, NDP और NNP। सर ये तो 4 ही हुए। जी हाँ, 4 हुए, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इंटू 2 करके इसको कैसे 8 कर लेना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। GDP मतलब बाद में से इन द सेंस पहले ये समझने के बाद, चारों समझने के बाद। सबसे पहले GDP। अब ये टर्म बड़ा यूज़ में आता है। कल हम लोगों ने जो पहला सेशन लिया था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें भी मैंने इस टर्म को यूज़ किया था। फिर मैंने बोला था ज़्यादा GDP मतलब अच्छी अच्छी चीज़ है ना, जिसका आप लोगों ने मजाक भी उड़ाया कमेंट सेक्शन में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है, एंड हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर एंड मैम, टोटल वैल्यूज़ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। अब इसका मतलब समझ लीजिए। मतलब ये है कि जितना भी, ये मान लो हमारी कंट्री है, इंडिया है, इसके अंदर जितना भी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है सामान, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। जैसे मैं आपको सेवाएं दे रहा हूँ, तो इससे जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मैं अर्न करूँगा वो मैं सर्विस दे के आपको अर्न कर रहा हूँ, तो ये इसको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ होगा इंडियन टेरिटरी में, हो सकता है इसको इंपोर्ट किया गया हो। इंपोर्ट को नहीं, जो इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम जोड़ लेते हैं और उसी को बोल देते हैं कंट्री के GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट इसको डेवलप किया था साइमन क्यूजनेट्स ने इन 1934। एंड GDP में अगर हम बात करें तो सेकेंड हैंड गुड्स को कभी काउंट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, ठीक है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप को जैसे जब ये प्रोड्यूस हुआ होगा इकोनॉमी में, तो इसको हमने जोड़ लिया होगा कि भाई ये 30,000 का लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी में, मतलब ये GDP में काउंट हो गया। अब मान लो इसको मैंने रीसेल किया किसी को, सेकेंड हैंड लैपटॉप, उसको मैंने 15,000 बेच दिया। अब इस 15,000 को हम जोड़ लेंगे तो डबल काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस तो हुआ ही नहीं है। क्या कुछ प्रोड्यूस हुआ? क्या नहीं हुआ प्रोड्यूस, लेकिन फालतू मैंने 15,000 ऐड कर लिया इसको, जो कि वो इसी में इंक्लूडेड है, तो इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग, ठीक है। तो डबल काउंटिंग को ना हो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक। एंड इसीलिए ही अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, फाइनल, यानी कि इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं लेते हैं। इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये लैपटॉप जब बना होगा तो इसमें इसकी डिस्प्ले लगी होगी, इसमें चिप्स लगी होंगी, इसमें साउंड लगा होगा, तो ये सारी चीज़ों की भी तो कोई कॉस्ट होगी, जैसे कि कहीं पे असेंबल किया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एप्पल का लैपटॉप है, तो उसने डॉल्बी के साउंड्स यूज़ किए, तो वो डॉल्बी से लिया होगा, तो उसने भी प्रोड्यूस किया होगा इकोनॉमी में। तो सोचो अगर हम उन चीज़ों को भी जोड़ लें और लैपटॉप का भी प्राइस ले लें तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लिखते हैं कि फाइनल गुड्स की बात करो, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को लेंगे, सब कुछ अपने आप इंक्लूड होकर चला आएगा उसमें। अब हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, रियल GDP और नॉमिनल GDP। इनमें क्या अंतर होता है? अंतर इनमें ये होता है कि जो नॉमिनल GDP है वो चालू वर्ष, या फिर हम बोल सकते हैं जो करंट प्राइसेस चल रही हैं, या फिर जो हम बोल सकते हैं वर्तमान वर्ष चल रहा है, उसमें अगर GDP को कैलकुलेट करते हुए नॉमिनल है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पे GDP को कैलकुलेट करते हैं एक बेस ईयर लेके, उसको रियल GDP बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो लैपटॉप मान लेते हैं कि सन 2021 ले लेते हैं, 2022 ले लेते हैं, 2023 ले लेते हैं, ठीक। 2021 में सिर्फ पूरी इकॉनमी में एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ था जिसकी वैल्यू थी 30,000,
ठीक है। 2022 में भी एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ जिसकी वैल्यू हो गई 35,000, और 2023 में उसी लैपटॉप एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ है, कीमत हो गई 40,000। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2021 से अगर मैं जीडीपी को कंपेयर करने जाऊंगा 23 के जीडीपी को, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई हमारी जीडीपी 10,000 से बढ़ गई है। या फिर अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको पता है 33.33% हमारी जीडीपी बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअल में क्या बढ़ी है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही लैपटॉप तब भी प्रोड्यूस हो रहा था और आज भी एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर ये बढ़ी हुई कीमत कहाँ से निकल आई? इसी चीज़ को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसी चीज़ को बोलते हैं मुद्रास्फीति, जहाँ पे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इस इन्फ्लेशन नाम की हवा, जिसने इस जीडीपी थी, इसको और फुलाया, इसको अगर इस हवा को निकाल दें, इस इन्फ्लेशन की हवा को निकाल दें, और उसके बाद जितना ये फूला हुआ गुब्बारा हमारा रहेगा जीडीपी का, दैट वुड बी द रियल जीडीपी। उसी को हम बोलेंगे वास्तविक जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। और नॉमिनल को नॉमिनल ही बोलते हैं हिंदी में। सो इट इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब ये बेस ईयर क्या होता है? तो बेस ईयर का मतलब है जैसे कि हम जैसे अभी बेस ईयर चल रहा है 2011-12, ठीक है। तो 2000 जो हमारा 12 बेस ईयर चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम वो बेस ईयर में देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2012 में जो लैपटॉप बन रहा था उसकी कीमत थी 30,000 रुपये, ठीक है। तो हम 2024 में आ गए, आज से 12 साल बाद हम उसकी कीमत 30,000 ही लेंगे। हम बेस ईयर पे जाएंगे, हम करंट प्राइसेस पे नहीं जाएंगे कि आज एक लैपटॉप की कीमत सर है 50,000 रुपये, जो मान लेते हैं लेनोवो का लैपटॉप आता था, ठीक है। तो लेनोवो का लैपटॉप आज 50,000 कीमत हो गई और 100 लेनोवो के लैपटॉप बने। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 50,000 इंटू 100, ये 5 लाख हमारी जीडीपी है। और तब भी ये 100 प्रोड्यूस होते थे तो तब 3 लाख जीडीपी थी। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो फालतू में 2 लाख की अलग से जीडीपी निकल रही है ना। तो मेन हम क्या करेंगे, हम 50,000 प्राइस नहीं लेंगे, हम एक बेस ईयर ले लेंगे 2012 और ये कांस्टेंट कर देंगे प्राइस को। इस प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे चाहे जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, और भाई उस प्राइस को लेंगे, एक लैपटॉप का प्राइस, जितने प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाई, ख़त्म बात। तो हमने क्या किया, एक बेस ईयर लिया और उससे इन्फ्लेशन को हटा दिया। दैट इज़, इसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट। इज़ दैट क्लियर? और इसको इरविन फिशर जी ने ही बोला था, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। मतलब कि जैसे कि आज से मान लो कि आपकी 5 साल पहले सैलरी थी महीने की 20,000, ठीक है, और आज हो गई 30,000 आपकी सैलरी, और आप हो गए खुश कि देखो हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जब आप देखेंगे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके तो आपको पता चलेगा 20,000 में जब पहले जितनी चीज़ें आप खरीद लेते थे आज से 5 साल पहले, आज उतनी ही चीज़ें 30,000 में नहीं आ रही हैं। तो एक्चुअल में आपकी सैलरी डिक्रीज़ हो गई। यानी इसी को इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन आप समझते होंगे कि जो चीज़ एक्चुअल में होती है वो हमें दिख नहीं रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन ये दिया था इरविन फिशर जी ने। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, MV=PT करके कॉन्सेप्ट दिया था फिर फिशर जी ने अगले लेक्चर्स में। क्लियर है? तो नॉमिनल करंट प्राइसेस में कैलकुलेट होती है कि आज प्राइस कितनी है, आज प्राइस कितनी है, उस बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो रहता है, चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं, इसीलिए हमेशा हमें नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से बढ़ी हुई पता चलती है। तो फिर हम कैसे एक्चुअल जीडीपी निकालें? तो इसके लिए एक ये जो बलून फूला हुआ था ना, इसको पिचकाने के लिए एक जीडीपी डिफ्लेटर नाम का एक बोल सकते हैं कि आता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या आपको लगा देना है जीडीपी वाले नॉमिनल जीडीपी में, ये इन्फ्लेशन नाम की हवा को निकाल देगा और आपका ये एक्चुअल में दे देगा। जैसे कि मान लो मुझे रियल जीडीपी चाहिए, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ जो नीचे लिखा हुआ है उससे, रियल जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। यानी जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि जिसको मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए नॉमिनल जीडीपी को, आपको रियल जीडीपी वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद है वो निकल के आ जाएगा आपके पास। इज दैट क्लियर? तो मुद्रास्फीति कारक इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये क्या करता है, ये उस इन्फ्लेशन नाम की हवा को निकाल देता है, ये रियल जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब आते हैं दूसरे एग्रीगेट पे। मेन सर ये समझने में था और थोड़ा ये दिमाग लगा लीजिएगा समझने में, ये दोनों तो कुछ नहीं है और जो बाकी के चार हैं वो तो और ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीएनपी की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं। नाम में ही है छुपा हुआ हो इसका रीज़न, इसका समझ जाएंगे अगर आप ये नाम समझ गए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जीडीपी में क्या बोल रहे थे, ये विद इन द टेरिटरी। दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनल और विद इन द टेरिटरी। यानी कि
विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस हो रहा है और हम वैल्यू ले रहे हैं किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। अब यहाँ पे क्या है नेशनल में हमें टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है, फाइनल से तो लेना देना है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन उसके आगे आगे ये है कि प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, वहाँ पे कहता है प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी, मतलब अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे अंग्रेज करे चाहे भारतीय करे, डजेंट मैटर। ठीक, अगर डजेंट मैटर तो व्हाट डज मैटर, तो मैटर दिस इज मैटर कि यहाँ पे जो नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि ये इंडियन है मान लेते हैं, ठीक है, और ये है मान लेते हैं कोई फॉरेनर, ठीक है, ये फॉरेनर है कोई, तो इसने अगर जो प्रोड्यूस किया उसी को हम काउंट करेंगे, फॉरेनर जो प्रोड्यूस करेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे। सर ऐसे तो भारतीय कुछ अन्य देशों में भी रह रहे होंगे, अलग अलग देशों में, तो वो जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको काउंट करेंगे, बिल्कुल। यानी कि जो भी इंडिया के नेशनल्स हैं वो चाहे भारत में रह के प्रोड्यूस करें चाहे भारत के बाहर रह के प्रोड्यूस करें, वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो जीएनपी कहलाएगा। हमें अंग्रेज़ों से कोई मतलब नहीं, व्हेन आई से अंग्रेज़ मतलब कि फॉरेनर्स, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी हो, वो अगर हमारे भारत की टेरिटरी के अंदर रह के प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे जीएनपी में, जीडीपी में तो होगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। तो अगर हमें जीएनपी चाहिए जीडीपी से, तो मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि ऐसी इनकम जो अंग्रेज यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो तो अपने स्वदेश भेजेंगे, अपने देश में भेजेंगे वो। मान लो एप्पल ने यहाँ पे लगा रखा है अपना, मान लेते हैं असेंबली लाइन लगा रखी है अपनी एप्पल ने, अब यहाँ पे लगा रखी है असेंबली लाइन, तो टैक्स तो भरेगा लेकिन जो एक्चुअल में कमाई होगी वो अपने देश ले जाएगा, यहाँ नहीं रखेगा। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड घटा दीजिए, और जो बाहर से आ रही है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम का मतलब है जो हमारे नेशनल्स अर्न कर रहे हैं, जो यहाँ पे भेज रहे हैं आफ्टर टैक्स इंडिया में, दैट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो घटा के जोड़ दीजिए, इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन शॉर्ट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो GNP हमें चाहिए तो GDP में जोड़ दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही सेम चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। NDP और NNP पे आ जाइए, एकदम हलवा है। कैसे, हमेशा ध्यान रखना, अब जब भी तुमको ग्रॉस से नेट पे जाना हो, जैसे मुझे नेट चाहिए, ग्रॉस से चाहिए मुझे, तो मैं डेप्रीसिएशन को हटा दूंगा, मूल्यह्रास को घटा दूंगा। मूल्यह्रास क्या होता है, लैपटॉप की कीमत 30,000 थी जब प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कीमत उसकी घटती जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज से मैंने 5 साल पहले लैपटॉप 30,000 खरीदा था, आज तो कीमत उसकी हो सकता है 15,000 हो, तो उसमें मूल्यह्रास हो रहा है ना, डेप्रीसिएशन हो रहा है ना उसकी वैल्यू में, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है। तो उसको आप घटा दीजिए तो आपके पास नेट आ जाएगा। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन घटा दूंगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, नेट और ग्रॉस का अंतर है। तो नेट चाहिए था मुझे ग्रॉस से, तो ग्रॉस में मैंने मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटा दिया। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि भाई एसेट हमारा मान लेते हैं लैपटॉप था, तो उसकी क्या है, उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे जब हम चीज़ें बोलते हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, हम एक फाइनेंशियल ईयर में GDP हो चाहे NDP हो, ठीक है, या GNP हो, उसको कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष, ये होता क्या है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में ख़त्म होता है। ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जब आपकी जॉब लगेगी, जब आप टैक्स पे करेंगे ना, तो ये जो है आपको एकदम रट जाएगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक, तो NNP पे अभी आते हैं। अब NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, अगेन सिंपल है बड़ा। कैसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लिखा होगा, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन घटा दीजिए, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन घटाया, नेट मिल गया, नेशनल प्रोडक्ट सेम है, ख़त्म। ये तो हो गए 4। अब सर बाकी भी वो 4 कौन है, तो कुछ नहीं है, जो भी हमने 4 पढ़े ना, क्या, GDP, NDP, ठीक, GNP, NNP, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये चारों मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं और ये फैक्टर कॉस्ट में भी कैलकुलेट होते हैं। तो अभी जो आप ऐसे समझ लो जो हम कर रहे थे, ये सब क्या थे, यहाँ पे नीचे लगा लो तुम, क्या नीचे लगा लो,
मार्केट प्राइस नीचे लगा लो तुम, क्या सब में ऐसे ही जोड़ लो, मार्केट प्राइस, सब में मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे। फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमें चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। अभी अंतर क्या होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे आएंगे तो ये है अंतर कि भाई द मार्केट प्राइस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड विच इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे मान लो एक बिस्कुट का पैकेट है, ठीक है, तो ये जो बिस्कुट का पैकेट है ये मान लेते हैं कि 20 रुपया में मिल रहा है, लेकिन इसमें टैक्स भी तो इंक्लूडेड होगा, जीएसटी वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे, टैक्सेस वगैरह, तो 20 रुपये इंक्लूड है। लेकिन अगर हम इस टैक्स को हटा दें, दैट वुड बी फैक्टर कॉस्ट, यानी जो भी फैक्टर इनकम लगी है, जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहा है बिस्कुट का, वो जो पैटी है उसको क्रिएट करने के लिए, जैसे कि किसी फैक्ट्री में क्रिएट हुआ होगा, तो उसमें मान लेते हैं एक बिस्किट का जो पैकेट है एक जो बिस्किट का पैकेट है उसको क्रिएट करने के लिए मान लेते हैं कि 2 रुपये की लेबर कॉस्ट लगी, कुछ वो रेंट भी भर रहा होगा, जो जिसका फैक्ट्री का जो मालिक होगा, मान लेते हैं कि 3 रुपये का उसमें रेंट लगा, ठीक है। गेहूँ अगर जो मैदा वगैरह है वो मान लेते हैं कि 3 रुपये का लगा, और उसका भी तो कुछ प्रॉफिट है, मान लेते हैं उसका 3 रुपये का प्रॉफिट, तो 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 रुपये, तो एक्चुअल में बिक कितने का रहा है, 20 रुपये का, है ना। तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट पे, ये हो गया मार्केट प्राइस पे। समझ में आई बात, क्योंकि वो जो 9 रुपये का एक्स्ट्रा मान लेते हैं वो टैक्स लगा, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में डिफरेंस। तो अब सर आते हैं फैक्टर कॉस्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मार्केट प्राइस में मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दूंगा, अप्रत्यक्ष कर को, और अगर कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो उसको मैं जोड़ दूंगा। ठीक, लिखा होगा यहीं कहीं पे, रुकिएगा ज़रा, ये लिखा हुआ देख लीजिए, यहीं पे तो लिखा हुआ है, देखिए कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मैं मार्केट प्राइस में डायरेक्ट टैक्स को घटा के सब्सिडी जोड़ दूंगा। इसी को बोल देते हैं, ये जो लिखा है ना, इसी को बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को ही बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चाहे ये बोल दो और चाहे ये बोल दो, चाहे बोल दो कि इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ दो, या फिर बोल दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो। अब ये कुछ भी तुम कैलकुलेट कर लो, जैसे कि ये फैक्टर कॉस्ट है, तो चाहे तुम अब यहाँ लिख लो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी नहीं लिखना है एनडीपी लिखना है तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी नहीं लिखना है एनएनपी लिखना है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। एनडीपी लिखना है तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट, हो गए 4 मार्केट प्राइस वाले हो गए और 4 ये फैक्टर कॉस्ट वाले हो गए 8, खत्म। तो ये एग्रीगेट हो गए। अब हम आएंगे मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। अभी हम क्या कर रहे थे, जीडीपी को रिप्रेजेंट करने के जो उसके एग्रीगेट्स थे वो देखे हमने 8 टोटल। अब हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती है जीडीपी। सबसे पहले इंडिया में ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है एनएसओ, विच कम्स अंडर दी मॉस्पी। मॉस्पी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मॉस्पी होगा, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर। तो मॉस्पी कैलकुलेट करता है। बेस ईयर मैंने बता दिया 2011-12 हम लेते हैं। 3 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेट, 3। कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर, आय व्यय, और ये आपका मूल्य वर्धित विधि हो जाएगी ये। अब होता क्या है इसमें वो समझिए एक एक करके। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से। आय जो हमारी विधि होती है, आय विधि में क्या करते हैं हम, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं। किस किस में एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन में, उपभोग में, जैसे कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों का उपभोग करते हैं, जैसे मान लो कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, मकान हो गया, तो इस बहुत सारी चीज़ें हम कंजम्पशन करते हैं, उनका तो कंजम्पशन ले लो। गवर्नमेंट अपने जो खर्चे करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ले लो। इन्वेस्टमेंट, सारे खर्चे लेने। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब इन्वेस्टमेंट हमारा एक तो हो सकता है कि डोमेस्टिक हो, या हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, फॉरेन से एफडीआई एफपीआई आ रहा तो वो इन्वेस्टमेंट ले लो। और ये x माइनस एम क्या है, x है एक्सपोर्ट और m है इम्पोर्ट। मतलब अब हम कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट करने में खर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार ने कोई पैसा पे किया इम्पोर्ट करने में किसी चीज़ को, मान लो कच्चा तेल, तो उसको भी क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या, क्योंकि वो तो हमारी एक तरह से बोल सकते हैं विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, वो तो हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया है। वो जो हमने एक्सपेंडिचर किया है वो अपने सामान के लिए नहीं किया है, वो तो हमने किसी दूसरे सामान के लिए किया है, जो पैसा बाहर जाएगा, भारत में तो आएगा नहीं उसका पैसा। जैसे हमने कंजम्पशन किया, ठीक है, मैंने कुछ भी मान लो लैपटॉप खरीदा, फिर बिस्किट खरीदा, तो उसको मैंने पे किया, तो भारत में ही है ना पैसा, वो तो
भारत में ही ना पैसा। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो रोड बनाई या फिर हॉस्पिटल्स बनाए, तो उसका यूज़ इंडिया में हुआ ना। इन्वेस्टमेंट कुछ आया तो भारत में है, एक्सपोर्ट हमने किया तो उसका पैसा भारत में है, लेकिन इम्पोर्ट को घटा देना होता है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे चिंगम बोलते थे ना तुम च्युइंगम को पहले, ठीक है, तो उसी तरह चिग्ज़म याद कर लो, चिग्ज़म। आई को इधर कर लो, जी को इधर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे याद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, चिग्ज़म। ये हो गया चिग्ज़म। बस ये ध्यान रखना, एक्स माइनस एम होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सवाल पूछ लिया था एसएससी ने 2022 सीजीएल में। एक्स का मत यहाँ पे इम्पोर्ट कौन बता रहा है, ठीक है, सी की, जी की, आई की, एक्स। लड़कों ने मारा आई, हो गया आई। कौन बता रहा है इम्पोर्ट, ये बता रहा है इम्पोर्ट, एम, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट बता रहा है ना कि आई इम्पोर्ट बता रहा है, तो पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला चिग्ज़म करके याद हो जाएगा। और ये सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब आते हैं इनकम मेथड पे। इनकम कैसे कैसे हो रही है, ये तो हो गई, हमने खर्चा वाला साइड देख लिया, तो एक जीडीपी, हमारी जीडीपी निकल के आ जाएगी। ऐसा करो, इनकम वाली साइड देख लो। जैसे कि अब आपकी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पे करेगी, ठीक है। मान लेते हैं आपकी जॉब, मान लो कि ठीक है आपकी लग जाती है, और सबकी तो नहीं लगेगी। कुछ लोग मान लेते हैं कि अपना प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको उस कंपनी की तरफ से पेमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इसको बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। जो भी इनको सैलरी, बोनस, ये सब मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। उसको जोड़ लिया। कोई बंदा बिजनेस रन कर रहा होगा, उसने फैक्ट्री डाली होगी तो उसके लिए उसको ज़मीन लगी होगी, ज़मीन को बोलेंगे लैंड। उसके लिए उसको पूंजी लगी होगी, पूंजी मतलब कि पैसा उसने उधार लिया होगा बैंक से डालने के लिए, मतलब फैक्ट्री डालने के लिए। देन उसने कुछ लेबर को हायर किया होगा, मज़दूर को, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब किस किस लिए कर रहा है, गोइयाँ छीलने के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है। यानी उसकी एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी, यानी कि उद्यमिता भी होगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड जो उसने ली है तो उसमें वो रेंट पे कर रहा होगा, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट रेट ब्याज भर रहा होगा, लेबर को वेजेस पे कर रहा होगा, और एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योरशिप उसने उद्यमिता दिखाई, क्योंकि हर किसी के बस की बात तो है नहीं कि रिस्क लेना और इतना सब करना, तो उसका जो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो होते हैं, ये होते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। ये होती है फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर पेमेंट मिली, ये आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, एंड ये होते हैं हमारे फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर। इनकम मेथड। और मिक्स्ड इनकम क्या है, जैसे मान लो कि मैंने शेयर्स वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था म्यूचुअल फंड में, तो उसमें जो मुझे ब्याज मिल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा हूँ, दैट इज़ काइंड ऑफ मिक्स्ड इनकम। तो इनकम मैंने जोड़ ली, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं मान लो कि भाई कुछ मुझे यहाँ पे मैं सैलरी अर्न का, जैसे आप लोग सैलरी अर्न करोगे, मान लेते हैं कि महीने का 80,000, और उसके बाद उसमें से कुछ आप सेव करके इसको इन्वेस्ट कर दोगे म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स वगैरह में, तो उससे भी तो आपको इनकम होगी, तो उसको भी तो जोड़ेंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ मिक्स्ड इनकम। अब आते हैं वैल्यू एडेड मेथड, यानी मूल्य वर्धित, जिसको हम विधि बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्शन मेथड ही बोलते हैं। क्यों, अब देखो, वैल्यू एडेड मेथड है। अब जैसे मान लो कि बिस्किट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि मान लो एक किसान है, उसने 100 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस किया, वो 100 रुपये का गेहूँ में 50 रुपये का गेहूँ बेच दिया बिस्किट वाले को कि भाई लो, ठीक है तुम ले लो। अब उसने क्या किया, इन 50 रुपये का यूज़ करके उसने 200 रुपये का बिस्किट प्रोड्यूस कर दिया, बेच दिया। तो अगर हम कायदे से देखें, तो अगर हम जीडीपी में देखें, तो जीडीपी में कितना क्या हम कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी में हम क्या ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई 100 रुपये का इन्होंने प्रोड्यूस किया, 200 रुपये का इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो भारत की जी मतलब मान लेते हैं कि बिस्किट ही प्रोड्यूस हुआ है, तो 300 रुपये हो गई जीडीपी। नो, क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि भाई ये 50 रुपये तो इसका तो डबल काउंटिंग हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे भी इंक्लूड हुआ तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि एक्चुअल में 50 रुपये लेके इन्होंने 200 रुपये का प्रोडक्शन किया, दैट मीन्स इन्होंने वैल्यू जो ऐड करी वो 150 रुपये की करी। तो 150 रुपये की इन्होंने वैल्यू ऐड करी, तो ये, और इन्होंने कितने का प्रोड्यूस किया था, इन्होंने तो पूरा ही मतलब स्क्रैच से प्रोड्यूस किया, तो 250 हो गया एक्चुअल में, 300 नहीं होगी। यानी या तो आप ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA ले लो हर स्टेज में। 2015 में भारत ने ये GVA वाला कॉन्सेप्ट लाया था, ध्यान रखने से एक बार क्वेश्चन बना था। तो या तो आप पूरा GVA हर एक स्टेज में, अब जैसे मान लो कि ये
ये जो 200 रुपये है, मान लेते हैं ये कोई बिस्किट कंपनी नहीं, मैदा बनाती है, ये मैदा कंपनी देन बाद में बिस्किट वाले को बेचती है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कि उसने कुछ वैल्यू ऐड की, उसने कुछ वैल्यू ऐड की, उसने कुछ वैल्यू ऐड की, तो जितनी वैल्यू ऐड हो रही है वो आप जोड़ लो, फाइनल मत जोड़ो, जितने की वैल्यू जोड़ो। जैसे भाई ने यहाँ पे 150 की वैल्यू ऐड करी है, प्रोड्यूस तो 200 को किया है, लेकिन वैल्यू कितने की ऐड हुई है, 150 की, तो वो या तो जोड़ लो, या तो तुम ऐसा करो आउटपुट में इनपुट जोड़ वो घटा दो। आउटपुट में इनपुट घटाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ से प्रोड्यूस किया, एक सेकेंड, 100 रुपये का प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसने मतलब आउटपुट निकाला, इनपुट तो अब ये मत उसमें इंक्लूड करना बीज वीज खाद वाद वो सब नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसने आउटपुट 100 रुपये का निकाला, इनपुट इसने ऐसा कुछ नहीं डाला, तो 100 रुपये का इसका आउटपुट हुआ, इनपुट वॉज 0। प्लस ये जो बिस्किट वाला इसने 200 रुपये का प्रोड्यूस किया, आउटपुट था इसका, इनपुट कितने का था, 50 रुपये का इनपुट लिया था इसने, तो 100 प्लस 150 ये निकल के आ जाएगा 250, समझ रहे हैं आप। तो या तो ऐसे निकाल लीजिए या ग्रॉस वैल्यू एडेड कर दीजिए, सिग्मा कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, आउटपुट माइनस इनपुट। तो इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, कितने प्रोड्यूस हुआ। फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला इसमें आपको जो याद करना है, इसमें याद करना है, इसमें तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये सब थोड़ा सा देख लो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। तो चिग्ज़म याद रखना चिंगम से, और आउटपुट माइनस इनपुट, ख़त्म बात। अब आते हैं सर ये बाद में आते हैं, चलो परचेजिंग पावर पैरिटी भी देख लेते हैं ये क्या है। तो हम एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, इसको पीपीपी इन शॉर्ट बोलते हैं, पर पहुआ पर्सन नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है कि जैसे दो कंट्रीज़ की हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं कि अब ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि देखो भारत में वहाँ पे डॉलर चलता है, यूएस मान लेते हैं, ये यूएस है, ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चीज़ जीडीपी बहुत ही बढ़ के आएगी अपने आप, रीज़न क्योंकि $1 मान लेते हैं 80 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो वहाँ पे तो $1 से नीचे तो क्या ही आएगा, तो बेसिक से बेसिक चीज़ 80 रुपये की आएगी वहाँ पे, और यहाँ 80 रुपये में तो ना जाने क्या क्या आ जाए, है कि नहीं। 80 रुपये में तो जाने क्या क्या आ जाए यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फालतू में जीडीपी किसी कंट्री की, अगर हमें एक्चुअल में कंपेयर करना है दो कंट्रीज़ के जीडीपी में, तो ऐसा नहीं कि मतलब इनके यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई इतने डॉलर का है जीडीपी, मान लेते हैं $100 का जीडीपी है, ठीक है, और $100 में हमने कर दिया 80 इंटू, तो इनकी 8,000 रुपये की। तो इस तरह से हम जीडीपी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड ले लेंगे जो एक यूएस का सिटीज़न और एक इंडिया का सिटीज़न यूज़ करते होंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक बिस्किट, कॉमन बिस्किट मान लेते हैं ब्रिटानिया का, ठीक है। तो ब्रिटानिया का एक बिस्किट हो गया, ठीक है। और क्या कॉमनली यूज़ होता है, तो मान लेते हैं एक साबुन की टिकिया यूज़ होती है, ठीक है। तो साबुन की टिकिया एक हमने ले ली। फिर मान लेते हैं कि कुछ कपड़े वगैरह ले लिए, यहाँ पे भी रख दिए। फिर मान लेते हैं कि कुछ खाने में जो कॉमन चीज़ यूज़ होती है वो ले ली। 4 बास्केट, 4 यहाँ पे ले लिए गुड्स, 4 यहाँ पे गुड्स ले लिया। अब इनका एक्चुअल में हम प्राइस देखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो यूएसए का बंदा है, इसको चारों चीज़ें $4 में पड़ी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इंडिया का बंदा है उसको मान लेते हैं कि 240 में पड़ी, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्चुअल में $1 की वैल्यू निकल के आएगी, दैट वुड बी 60 रुपीज़, ना कि जो अभी हम एक चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, तो वो ना कि वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम लेंगे। तो एक्चुअल में $1 इज़ इक्वल टू 60 रुपये। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नहीं, कि जब भाई 1 करोड़ का पैकेज लग गया किसी का फॉरेन में, तो उसको आप ऐसे इक्वेट करिए कि भाई वो इंडिया के 30-40 लाख के बराबर है, बस 40 लाख से ज़्यादा नहीं है। जो फॉरेन में 1 करोड़ का पैकेज, मान लो कि यहाँ पे 30 लाख का पैकेज, सॉरी नॉट 30 करोड़ का, इंडिया में 30 लाख इज इक्वल टू वहाँ के 1 करोड़, क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल भी तो महंगी है कि नहीं। तो वहाँ पे $4 का पड़ रहा है और यहाँ पे 240, अगर हम इसको इक्वेट करें तो $1 इक्वल्स टू ₹60। तो उस हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी निकल के आती है पीपीपी के हिसाब से, वो 3rd है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। और वैसे अगर हम देखें तो इंडिया में जीडीपी 5th नंबर पे आते हैं, हम 5th नंबर पे आते हैं, जिसमें कि यूएसए सबसे पहले पे, चाइना, देन जर्मनी, देन जापान एंड देन इंडिया आता है इसमें, ठीक है। तो पीपीपी वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी आते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज पर्सनल इनकम, यानी व्यक्तिगत आय जिसको बोलते हैं। तो टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अर्न फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर टैक्सेस, टैक्स हटाने से पहले जो भी मेरी इनकम रही है उसको हम पर्सनल इनकम बोलेंगे। अगर मैं इसको नेशनल इनकम से कैलकुलेट करूँ, तो नेशनल इनकम में मुझे इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड जोड़ देना है और घटा देना इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ, जो इनकम मैंने रिसीव तो की है लेकिन अर्न नहीं की, जैसे गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने आपको किसी चीज़ की सब्सिडी दी है, तो क्या आपने उसके लिए कोई प्रोड्यूस किया है गुड सर्विस, कुछ सर्विस दी है, नहीं दिया है कुछ आपने, बस गवर्नमेंट ने ऐसे दे दिया। जैसे कि महिलाओं को हम 1,500 रुपये महीना देंगे, है ना। आजकल ऑलमोस्ट सारी स्टेट गवर्नमेंट देने लगी है महिलाओं को 1,000 रुपये, 1,500 रुपये,
तो क्या उसके अवज में कोई गुड सर्विस क्रिएट हुआ? नहीं। तो इसलिए इट इज़ इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, इसको जोड़ देंगे लाइक ट्रांसफर पेमेंट, लाइक सब्सिडी। इनकम अर्न तो की है लेकिन रिसीव नहीं हुई अभी तक, ऐसी कौन सी इनकम है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था और अब उसकी डीलिस्टिंग हो गई शेयर्स की, आपको पता चला कि जो मैंने शेयर्स खरीदे थे वर्थ ₹50,000, वो 50,000 के जो शेयर्स हैं अभी उनकी कीमत 70,000 हो चुकी है, लेकिन अभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं प्रॉफिट्स, इसलिए अभी आपको मिले नहीं हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप उनको नहीं जोड़ सकते हैं। तो दैट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। तो पर्सनल इनकम से नेशनल इनकम निकालना है, आप समझ गए क्या है? इनकम रिसीव्ड नॉट अर्न को जोड़ देना है लाइक ट्रांसफर पेमेंट, एंड घटा देना इनकम अर्न बट नॉट रिसीव लाइक अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एक चीज़ होती है दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, बोलते हैं प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। इसमें क्या करते हैं? पर्सनल इनकम में टैक्स को घटा देते हैं, किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी होगी 80,000, ठीक है, साल का ले लेते हैं, हो गई कितनी? 9,60,000 है ना, 9,60,000 हो गई। अब इसमें से आप गवर्नमेंट को मान लेते हैं कि टैक्स पे कर देते हैं 60,000 का, तो जो पर्सनल इनकम तो 9,60,000 हुई, लेकिन जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हुई ना वो 9 लाख हुई, क्योंकि 60,000 तो गवर्नमेंट ले गई। यानी कि वो इनकम जिसको आप खर्च कर सकते हैं, जो आपके हाथ में फाइनली बची है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं, दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, सारी चीज़ें। और हाँ, ये कुछ टर्म है। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? जीडीपी माइनस एनवायरनमेंट डैमेज, यानी कि जो भी हमने मान लो कि गुड्स प्रोड्यूस किया, गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया होगा, है ना, एयर पोल्यूशन किया होगा, वाटर पोल्यूशन किया होगा, तो उसको घटा दीजिए जो आपने जो किया है, दैट इज़ ग्रीन जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी में रियल जीडीपी को घटाने पे हमें रिसेशनरी गैप मिलता है। तो रिसेशनरी गैप क्या है? पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि कितना प्रोड्यूस कर सकते थे, औकात कितनी थी, लेकिन किया कितना, ठीक है, उसके बीच का जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड एज रिसेशनरी गैप, ठीक है। और ये पर थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं व्हाट इज़ दिस पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम होती है, आप पूरे देश की इनकम में जनसंख्या को घटा दीजिए तो हर एक एवरेज बंदा, मतलब हर बंदा एक एवरेज इनकम कितनी अर्न कर रहा है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। कि देश की इनकम इतने लाख करोड़ है पूरे सबका, नेशनल इनकम में भी मैंने देख लिया कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जीडीपी हमने ले लिया, तो जीडीपी मान लेते हैं मार्केट, हम मार्केट प्राइस का यूज़ कर रहे हैं करेंटली, फैक्टर कॉस्ट का, हम मार्केट प्राइस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई ज़्यादातर कंट्री सब मार्केट प्राइस का में ही कैलकुलेट करती हैं जीडीपी को, इसलिए हम भी मार्केट प्राइस में कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम में आप पॉपुलेशन जनसंख्या घटा दीजिए, तो एक आदमी कितना अर्न करता है पर कैपिटा इनकम, वो निकल के आ जाएगा। इंट्रा कंट्री इंटर कंट्री ध्यान में आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड अगेन आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, एंड दैट इज़ नेशनल इनकम इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक और अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये आपको कमेंट में बताना है, जिसको मैंने आपको कल समझाया था। सूक्ष्म या फिर समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल है, आपको बताना है। इसका माइंड मैप का पीडीएफ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी इन प्रिंटेबल फॉर्मेट ऑल्सो, दैट इज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ, सब कुछ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें कि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, जीको को लेके, बैच, पीवाईक्यू सीरीज़ एंड स्ट्रैटेजी, वो सारी चीज़ें। एंड क्विज़ ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, आज ही 100K कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर दीजिए, क्विज़ ग्रुप, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।